हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों, ये प्रवक्ता स्क्रीनिंग का पेपर है और जो है अप्रैल 2015 में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत वही सिलेबस है जो अभी जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए जो सिलेबस दिया गया है, अप्रॉक्सीमेट वही क्वेश्चन है दोस्तों। केवल करंट अफेयर के क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सिलेबस लगभग सेम है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस आपके लिए कठिन हो रहे हैं उन्हें ज़रूर नोट्स बना लीजिए। साथ ही चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास के साथ बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। तो बिना देरी करे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई। तो दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी वो किस तिथि को की गई थी दोस्तों। ये की गई थी दोस्तों 10 दिसंबर को। ठीक है, तो 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है महासभा में 10 दिसंबर को 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा की गई थी और इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकारों की अवस्थापना की जाती है। तो दोस्तों, जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैं उनकी अवस्थापना कब की जाती है दोस्तों, वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, ये की जाती है संसद के द्वारा। तो भारत में जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है वो पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है, यानी कि संसद के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ। तो दोस्तों, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986, ये किस डेट में लागू हुआ था दोस्तों। ये हुआ था 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यहाँ पे लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है दोस्तों, इसमें एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया था। वो कौन सा अधिकार था, वो था दोस्तों नकली वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार। यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था। बाकी इससे पहले उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार यहाँ पर पहले से ही था। अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार भी था ही। उचित स्तर पर सुनवाई का अधिकार भी था। बट यहाँ पर नकली वस्तु के से सुरक्षा का अधिकार जो है इसको 2002 में जोड़ा गया था और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हो गया था। बट 2002 में एक नई बात इसमें जोड़ दी गई थी, नकली वस्तुओं से सुरक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पादन बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और दो समूहों अधिकृत स्वामित्व और प्रौद्योगिकी संपत्ति खंडों में व्यक्त किया जा सकता है। प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पादन बौद्धिक कार्य का स्वामित्व भी निहित है, ये सब कुछ निहित है, लेकिन इसमें प्रतिलिपि अधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं कलात्मक और साहित्यिक कृतियाँ, सूचना संग्रहण, इसके अलावा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और चौथा है ट्रेडमार्क। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो है क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये ट्रेडमार्क इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है दोस्तों। बाकी बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पादन बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और दो समूह अधिकृत स्वामित्व और औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें कलात्मक और साहित्यिक कृतियाँ भी होती हैं, सूचना संग्रहण भी किया जा सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इसके अंतर्गत आता है। बट ट्रेडमार्क जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित है नहीं होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पीने के पानी में आर्सेनिक विष का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, जो पीने का पानी है उसमें आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है दोस्तों। जब आर्सेनिक विष इसमें उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है, कैराटोसिस कैराटोसिस नामक जो बीमारी होती है दोस्तों वो उत्पन्न हो जाती है। तो ये इससे जो है पीने के पानी में जब आर्सेनिक विष उत्पन्न हो जाता है या जमा हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, कैराटोरिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों? ये होता है शीतल पेय बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है? शीतल पेय बनाने में, ठंडा पेय बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्ती किस्म बनाई जो कहलाती है। तो एस स्वामीनाथन ने जो गेहूं की उत्परिवर्ती किस्म बनाई जो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहलाती है सरबती सोनरा। क्या कहलाती है दोस्तों? इसको गेहूं की एक किस्म है दोस्तों जिसको सरबती सोनरा के नाम से जाना जाता है। ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ये बनाई गई थी। इस जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। और इन्होंने जो है कृषि से अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए 1966-67 में गेहूं की एक नई प्रजाति उत्पादित की, मतलब स्टार्ट की, जिसको सरबती सोनरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। तो दोस्तों सूर्य के अंदर जो इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा है, उस ऊर्जा उत्पादन का संभावित कारण क्या है दोस्तों? वह है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के कारण दोस्तों सूर्य के अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही जो है सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सबसे ज़्यादा संभावित कारण है। नाभिकीय विखंडन नहीं है दोस्तों, रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी नहीं है, कणों का संगठन भी नहीं है, बट सबसे ज़्यादा जो है नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य के अंदर ऊर्जा आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2014 के एकल अंतिम मैच जीता था? तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन अभी के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि अभी नेशनल गेम चल रहे हैं, तो नेशनल गेम से संबंधित क्वेश्चन अप्रैल के एग्जाम आ सकते हैं। और साथ ही इससे जो पेरिस ओलंपिक हुए थे और पैरा ओलंपिक के भी जो हुए थे गेम्स, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जो विंबलडन 2014 हुआ था उसका क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। तो दोस्तों इसके जो अंतिम मैच किसने जीता था? वो जीता था नोवाक जोकोविच ने। इस जो नोवाक जोकोविक जो हैं, उन्होंने जो है विंबलडन 2014 के लिए एकल अंतिम मैच जीता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक का हरित ग्रह प्रभाव में योगदान है? तो हरित ग्रह प्रभाव जो है उसके अंतर्गत किसका योगदान है दोस्तों? वह है जल वाष्प। तो हरित ग्रह प्रवाह के प्रभाव के लिए जो हरित ग्रह प्रभाव है उसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है दोस्तों? जल वाष्प, यानी कि जो भाप बनती है वही जो है सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावी होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। रेडॉन 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, इसका स्रोत क्या है? तो दोस्तों जो रेडॉन 222 है और फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, इसका स्रोत क्या होता है दोस्तों? इसका कारण है दोस्तों यूरेनियम 238। क्या है दोस्तों? यूरेनियम 238 की अधिकता के कारण रेडॉन 222 जो फेफड़ों के कैंसर के लिए मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, ये सबसे ज़्यादा यूरेनियम 238 से उत्पन्न होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो दोस्तों जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो वो होता है दोस्तों डॉप्सन यूनिट। क्या होता है? डॉप्सन यूनिट, यानी कि DU जो है दोस्तों यहाँ पर ओजोन के परत के मापने के लिए यूज होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन उत्पन्न होता है दोस्तों? वह है आपका केसिन भी होता है दूध में, ग्लोब्युलिन भी होता है और एल्बुमिन भी होता है दोस्तों। तीनों प्रकार के होते हैं, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दूध के अंतर्गत, तो सबसे जो सामान्य जो दूध होता है उसमें करीब 0.5% नाइट्रोजन, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में 78% तो दोस्तों इसमें कैसीन होता है। क्या होता है? 78% कैसीन होता है। और अगर एल्बुमिन की बात करें तो दोस्तों 10 से 15% एल्बुमिन भी इसके अंतर्गत होता ही है, ठीक है। और ग्लोब्युलिन जो है दोस्तों ये 2 से 5%, इसमें 2 से 5% तक ग्लोब्युलिन होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटीन जो है दुग्ध में उपस्थित है। कौन सी प्रोटीन होती है? तीनों प्रकार की प्रोटीन होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है? तो दोस्तों जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसका स्रोत क्या है? उसका है पैंक्रियाटिक रस। पैंक्रियाटिक जो रस होता है दोस्तों, वो ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख स्रोत होता है, पैंक्रियाटिक रस, ठीक है दोस्तों।
ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत क्या है? पैनक्रियाटिक रस जो है ट्रिप्सिन एंजाइम का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, तो हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? अभी हमारी चर्चा थी पहले क्वेश्चन पे। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं वह हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, ये जो है इन्हीं के जो ये हरित क्रांति के जनक जो हैं एम एस स्वामीनाथन हैं, ये पूर्व में डीजी रहे हैं दोस्तों। क्या रहे हैं? डीजी, यानी कि वैज्ञानिक हैं। ये फाउंडेशन चेन्नई में भी इन्होंने फूड प्राइज विनर पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। और ये चीज़ें इन्होंने सम्मान प्राप्त किया है दोस्तों, और इन्हीं को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है? तो दोस्तों भारत की जो नेशनल इनकम है इंडिया की, वो उसमें जो है सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो दोस्तों वह सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है दोस्तों? वह है तृतीय क्षेत्र का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है दोस्तों कहाँ है? ये है दोस्तों आपका वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक क्या हैं? तो दोस्तों जो कृषि उत्पादकता है उसके निर्धारक कारक क्या हैं दोस्तों? अगर हम बात करें तो भूमि भूमि भी इसका निर्धारण करती है, श्रम कितना किया जा रहा है वो भी निर्धारण करता है, और कितना पूंजी लगाई जा रही है ये भी जो है निर्धारित करता है कि कृषि की उत्पादकता कितनी होगी। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ये सभी जो है कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक होंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम, जिन्हें वर्ष 2014 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, किस देश के नागरिक हैं? तो दोस्तों 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार जो मिला था वो डॉक्टर संजय राजाराम को मिला था। और ये किस देश के नागरिक हैं दोस्तों? ये थे मैक्सिको के। कहाँ से दोस्तों? मैक्सिको के। जबकि इनका नाम जो है डॉक्टर संजय राजाराम है दोस्तों। लग रहा है कि आंसर इंडिया हो सकता है, बट ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और इनको 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों जो 2013 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया था उन किन्हें दिया गया था दोस्तों? ये किया गया था गोविंद मिश्र। तो गोविंद मिश्र जो हैं दोस्तों उनको 2013 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया होगा। दोस्तों आपसे बार बार आपसे कहा जा रहा है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन वही आएंगे जो अभी लेटेस्ट चल रहे होंगे। 2024 में जो घटनाएं हैं उनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, और साथ ही 2025 के अंतर्गत आप जनवरी फरवरी तक की घटनाओं को एटलीस्ट लर्न कर लीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही मैक्सिमम जो है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हो गए, और साथ ही जो पदक दिए जाते हैं वो हो गए दोस्तों। क्योंकि गेम्स में जो भी चीज़ें मिली हैं, कितने गोल्ड, कितना सिल्वर, कितना ब्रॉन्ज, ये सब आपको लेटेस्ट करंट अफेयर के हिसाब से तैयार करने होंगे, जिसकी क्लास हमारी आएगी मार्च फर्स्ट वीक में दोस्तों, जिसमें हम केवल जो है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, और वही क्वेश्चन उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छपेंगे, उससे आगे के उससे पहले की छपेंगे दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना, इसलिए हम मार्च फर्स्ट वीक में करंट अफेयर के क्वेश्चन को ज़्यादा लेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी और आपकी अच्छी प्रिपरेशन मिलेगी आपको इसमें। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेल 2014 में सीमा पूनिया ने जो है डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों जो सीमा पूनिया हैं उनको डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक प्राप्त हुआ था? वो हुआ था दोस्तों रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के 2014 में निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हैं? तो 2014 में अफगानिस्तान में कौन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों वो हुए थे अशरफ धानी अहमदजई। ठीक है दोस्तों, अशरफ धानी अहमदजई। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ही मतलब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के हिसाब से। तो यही चीज़ें हैं जिससे ये पता चलता है हमको किस सन में पूछा गया। दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल 2015 में। ठीक है, यानी कि चौथे महीने के अंतर्गत अप्रैल में हुआ था।
और 2015 में हुआ था ये पेपर, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, 2014 से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको है कि 2025 में जो एग्जाम होंगे उसमें 2024 के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे करंट अफेयर से, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो बिना स्किप किया पूरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन धन योजना के आरंभ में मात्र एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए। तो दोस्तों ये अभी के हिसाब से भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जन धन योजना जो प्रारंभ की गई थी मोदी जी के द्वारा, तो वो जो है दोस्तों 2014 में शुरू हुई थी। 15 अगस्त 2014 में इसकी घोषणा हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 15 अगस्त 2014 में, ठीक है। तो उस समय के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही, अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जनधन योजना कब प्रारंभ की गई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो 15 अगस्त 2014 आंसर आ जाएगा। और जनधन योजना के आरंभ में एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1.5 करोड़ खाते इसमें खोले गए थे, 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। और इसका जो शुभारंभ किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 28 अगस्त को। कब किया गया था, 28 अगस्त 2014 में पहला इसमें खाता खोला गया था। तो ये सब कुछ इसके अंतर्गत हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला प्रक्षेपित शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया जाना है। तो दोस्तों उस समय एशिया का पहला प्रक्षेपित शोध केंद्र स्थापित किया जाना था। तो वो किस प्रदेश में प्रारंभ किया जाना था, तो दोस्तों क्या था, गुजरात के अंतर्गत। और गुजरात में इसका प्रक्षेपण जो है शोध केंद्र इसके अंतर्गत खुल चुका है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है दोस्तों, वह हैं विलियम जोन्स, ठीक है दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक किन्हें कहा जाता है, विलियम जोन्स को दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पार्श्वनाथ का संबंध निम्न में से किस धर्म से था। तो दोस्तों पार्श्वनाथ का जो संबंध है वो किस धर्म से है, वह है जैन धर्म से दोस्तों। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे दोस्तों, कौन से नंबर के, 23वें तीर्थकर, क्योंकि जैन इसमें जो है 24 तीर्थकर रहे हैं। जो 23वें तीर्थकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे दोस्तों, ये अश्वसेन के पुत्र थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, इसके अलावा चोरी न करना, संपत्ति न रखना, अधिक संपत्ति न रखना। तो ये सारी चीज़ इनकी शिक्षाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो पार्श्वनाथ का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो यंग बंगाल आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ये किया गया था किसके द्वारा, ये किया था हेनरी डिरोजियो के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी डिरोजियो के द्वारा दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बंगाल यंग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1826 में। कब हुआ था, 1826 में हुआ था। और इसके जो वो रहे थे मेन आरंभ करने वाले, वो थे हेनरी लुई विनियन हिरोजियो, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इनके द्वारा इसका आरंभ किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक दस्तावेज प्रपत्र को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, कौन से दस्तावेज को कहा जाता है दोस्तों, वो है आपका वुड डिस्पैच, ठीक है दोस्तों। वुड्स डिस्पैच जो है इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। तो इसके जो हैं सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित, जो 1854 में दोस्तों भारत में भावी शिक्षा के लिए बृहद योजना तैयार की, जिसके अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया, और चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वहां पर घोषित किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था। तो दोस्तों जब ब्रिटिश काल में भारत में जब सरकारी जनगणना हुई थी, वो कब हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1881 में। कब हुई थी, 1881 में ब्रिटिश भारत में पहली सरकारी जनगणना की गई थी। भारत में सन 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो जनसंख्या का एक्चुअल जो आकलन किया गया था वो 1881 में किया गया था, इसलिए 1881 इसका ऑप्शन दिया है। वैसे 1872 में भारत में जनगणना शुरू कर दी गई थी, लेकिन जो सरकारी जनगणना हुई थी जो एक्यूरेसी के साथ हुई थी वो 1881 में हुई थी, इसलिए 1881 1881 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना 1927 में हुई थी।
तो कौन सी आर्थिक संस्था जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी? तो वो हुई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1927 में की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आर्य समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है, या समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ये की गई थी दोस्तों बम्बई में, जिसको आप मुंबई के नाम से जाना जाता है। और इसका जो है किसके द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना? तो दोस्तों इसका आपको याद ही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके जो हैं आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, और कब की गई थी? ये हुई थी 10 अप्रैल 1875 को। कब हुई थी दोस्तों? 10 अप्रैल 1875 को दोस्तों हुई थी आर्य समाज की स्थापना। कहाँ हुई थी? बम्बई में, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो 1875 में आर्य समाज में हुई थी, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। इसमें जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हेतु ये आर्य समाज की स्थापना की गई थी। लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है, तो इनमें से अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? अगर इसमें से बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम वन क्षेत्र की बात करें, फॉरेस्ट एरिया कितना है? 77.7 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। कितना है? 77.7 किलोमीटर स्क्वायर जो है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। जबकि आंध्र प्रदेश की बात करें, इसमें आंध्र प्रदेश में ऑप्शन दिया है, तो 45 पॉइंट कितना है दोस्तों? 45.10। ठीक है, 45.1 है स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। और इसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, वो है 14.66। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की 14.66 है। और जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उसके सबसे कम है इन चारों में, 14.37। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला भाग कौन सा है दोस्तों? वह है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें चिल्का झील स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था? तो दोस्तों जो भारत का अंतरिक्ष यान है, जिसे मार्स ऑर्बिटर कहा जाता है, इसने मंगल कक्षा में कब प्रवेश किया था दोस्तों? ये किया था 24 सितंबर 2014 को। कब किया था? 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 2024 को। ठीक है, 2014 को भारतीय अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन उस समय के हिसाब से। एशियन खेल 2014 में कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों जो भारतीय हॉकी टीम है, उसने एशियन गेम्स में पदक जीता था। और ये पदक जो है कितने वर्षों बाद जीता था दोस्तों? ये जीता था 16 साल बाद। कितने साल बाद? 16 साल बाद दोस्तों एशियन खेल 2014 में जो है भारतीय हॉकी टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। कब जीता था? 2014 में। और कितने साल बाद? 16 साल के अंतराल के बाद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं, वह किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो लियोनेल मेसी हैं, वो दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं। किस देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये हैं अर्जेंटीना से। कहाँ से हैं दोस्तों? जो मेसी हैं दोस्तों, ये हैं अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और ये दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें। तो उस समय के हिसाब से पद्मानाभा आचार्य, पद्मानाभा आचार्य को जो है नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। लेकिन अभी करंट अफेयर में दोस्तों आप जरूर देख लीजिएगा कौन कौन से जगहों में कौन से नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक विशेष आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसलिए ये कराए जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई आंसर डाउट कर रहा हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चनों का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी
विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय भारतीय खिलाड़ी है। तो दोस्तों हम बात करें उन भारतीय खिलाड़ियों की, दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम हैं जो सारे पॉपुलर हैं। विराट कोहली भी हैं, सुरेश रैना भी हैं, एम एस धोनी और सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अधिकांश का ध्यान जो है सचिन तेंदुलकर की ओर जाएगा। बट यहाँ पर जो आंसर है, जो फोर्ब्स की सूची में सब स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे हैं वो हैं एम एस धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो है विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची में इन्होंने स्थान प्राप्त किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो दोस्तों कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सौर उत्पादन करता है? तो वो है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पर सोलर प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं और सौर ऊर्जा के द्वारा ही जो अपने कार्य अधिकांश कार्यों को करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला जो है वह है जर्मनी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना स्थापित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी जो जल विद्युत योजना स्थापित है कौन सी नदी पे है दोस्तों? वह है चिनाव नदी पे। कौन सा नदी पे? चिनाव नदी पर दोस्तों जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मेगावाट यानी कि मैक्सिमम मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है वो कौन सा है? वो है 76 डिग्री पूर्व। 76 डिग्री पूर्व जो है दोस्तों, ये जो है देशांतर भारत लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से होकर गुजरने वाला। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित किस राज्य युग्म में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व है? तो इन राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे जो है समान जनसंख्या घनत्व रहा है 2011 के अनुसार? तो दोस्तों है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में जो है दोस्तों 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व यहाँ पर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें घनत्व की तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का दोस्तों वह है 189 और उत्तराखंड का भी क्या है दोस्तों 189 ही रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में जो है जनसंख्या घनत्व समान रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस सार्वजनिक क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों? वो दी गई थी सिंचाई और कृषि। तो कृषि और सिंचाई क्षेत्र को जो है पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला स्थान दिया गया था, क्योंकि कृषि और सिंचाई पर ही दोस्तों देश की अधिकांश चीज़ें टिकी हुई हैं। तो इसलिए जो है पंचवर्षीय योजना में इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य कौन सा नहीं है, वो नहीं है व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना दोस्तों ये स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों जब वित्त आयोग 2015-20 के दौरान 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व सहभागिता और इसके अवधि के राज्यों को दे केंद्रीय अनुदानों के लिए वाई वी रेड्डी, ठीक है, तो वाई वी रेड्डी रेड्डी की अध्यक्षता में दोस्तों 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे? वो थे वाई वी रेड्डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है? तो भारत के संविधान की कौन सी सूची जो है राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों के निर्धारण करती है? तो वो दोस्तों है वह है चतुर्थ चतुर्थ चौथी अनुसूची जो है दोस्तों विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है इसमें चौथी अनुसूची में। और इसके अंतर्गत जो है ये जो है भारत के संविधान में राज्यों के लिए सीटों के निर्धारण करती है चतुर्थ यानी कि चौथी अनुसूची। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो अगर बात करें तो इसमें कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं है, संबंधित नहीं है, वो है दोस्तों बी, कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशा जो है ये भारतीय संविधान
के जो है मानवाधिकार से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद ऐसा है जिसके अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है दोस्तों? वह है अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत, यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय आर्थिक स्थिरता खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कार्य कौन कर सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये हो सकता है, और ये जो है वित्तीय और आर्थिक स्थिरता जब खतरे में हो तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन पे। कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है। तो कौन सा व्यक्ति है जो जो कोई व्यक्ति जो है किसके अंतर्गत जो है उपभोक्ता फोरम में अगर वो संतुष्ट नहीं होता अपनी बातों को रखकर, और उपभोक्ता फोरम से अगर सही जवाब नहीं मिलता है दोस्तों, तो वो अपनी बातों को उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कब तक कर सकता है? वो 30 दिन के भीतर उसको जो है यहाँ अपनी अपील रखनी पड़ेगी दोबारा से। ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को फिर से रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर फिर इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने 2015 के पेपर का पूरा एनालाइज किया। 50 क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान से संबंधित आते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत आपके हमने संविधान से संबंधित क्वेश्चन पढ़े, और उसके बाद कृषि से संबंधित पढ़े, सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन इसमें आए थे, करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। तो विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है वो इसमें स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो आप भी इसी प्रकार से आगे प्रिपरेशन करें, और अगर आप लगातार हमारे क्लासेस जो है लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन की कर लीजिए ऑन कर लीजिएगा। 1 मार्च से लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे लगातार। ठीक है, तो उन्हें आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, लगातार आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। इसी क्वेश्चन पेपर के 51 से आगे क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।